हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू अभी भी यूपी पीएससी के द्वारा होना बाकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंटर मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए या इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए ख़ास तौर से, उस पे डिस्कस करेंगे। तो उसका हाइलाइट्स जो है मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में बिना टाइम गँवाए हुए मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दूँगा मैं अपना, फिर हम बात करेंगे कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, फिर एंट्री कैसे करें आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस और वॉइस लेवल जो शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 5वें नंबर पे कि सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। तो इसमें 80% चांस है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे भेजा जाएगा और जब आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो उस समय क्या चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हाउ टू से सॉरी, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए हमें जो जिनके आंसर्स हमें नहीं पता होते हैं, तो उनके लिए हमें सॉरी बोलना पड़ता है, तो वो सॉरी कैसे बोलें? फिर देखिए, ब्रिंग इंटरव्यूअर टू योर स्ट्रॉन्ग एरिया। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में रखना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। टेल देम योर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट्स को हम इंटरव्यूअर को बार-बार बताते रहें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए और नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें? और साथ ही साथ में सबसे आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एग्ज़िट वन्स इंटरव्यू इज़ ओवर। देखिए, जैसे एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही एग्ज़िट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम एग्ज़िट को बड़ा मतलब कह सकते हैं कि सीरियसली नहीं लेते। जैसे ही इंटरव्यूअर्स बोलते हैं कि ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया, आप निकलने लगते हो। तो एग्ज़िट के टाइम पे भी कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी रहती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गँवाए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे ये मैंने अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको बताया है कि मैं अब तक कम से कम 15 इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। 15 या उससे ज़्यादा इंटरव्यू में मैंने पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें लगभग 10 में मुझे सक्सेस मिला है। सम ऑफ देम आर, उसमें जिसमें मुझे सक्सेस मिला है, उसमें सबसे पहले मुझे आईबीएम में सक्सेस मिला था, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे वहाँ पे काम किया। उसके बाद टिक्यूब एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूट होके 3 साल के लिए। 3 साल का वो फिक्स्ड टेन्योर था, तो वहाँ पे भी आईआईटीज़, एनआईटीज़ में इंटरव्यू हुए थे और सारे एमटेक बंदे थे जो कि आईआईटी या एनआईटी से थे। तो उसमें भी मुझे सफलता प्राप्त हुई है। वो भी इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन था, उसमें भी सफलता प्राप्त हुई है। फिर बेल में मैं डेप्यूटी इंजीनियर की पोस्ट पे और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे लगभग 5 बार, 4 बार डेप्यूटी इंजीनियर और 1 बार सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बेल में भी मैं 5 बार क्वालीफाई किया हूँ, लेकिन वो फिक्स्ड टेन्योर के कारण हमने उसको जॉइन नहीं किया। फिर केवीएस में टीजीटी-डब्ल्यूई की पोस्ट पे मैं कार्यरत रहा हूँ, तो उसमें भी इंटरव्यू प्रोसेस से मैं गुज़रा। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू में भी मुझे सफलता मिली है। इसके अलावा आईएमडी को भी मैंने क्वालीफाई किया था, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं था, तो इस बात का ज़िक्र यहाँ करना ठीक नहीं होगा। तो ये मेरे बारे में लगभग है कि मैं कम से कम 15, 16 या 20 के आसपास इंटरव्यू में हो सकता है अपीयर किया हूँ, जिसमें 8, 9, 10 इंटरव्यूज़ में मुझे सफलता हासिल हुई है। तो उन अनुभवों के आधार पे मैं आज का ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि हमें क्या स्ट्रैटेजी के साथ इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम ड्रेसिंग की। सबसे ज़रूरी है कि हम ड्रेसिंग के बारे में बात करें और ड्रेसिंग में जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि हमें फॉर्मल ही पहन के जाना होता है। फॉर्मल शर्ट, पैंट और शूज़ और सॉक्स। देखिए, ध्यान रखिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, लेकिन एकदम नए नहीं होने चाहिए। नए मतलब पहली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार पहन के जा रहे हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स को मैं बताऊँगा, जिसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि कई बार ऐसा लगता है हमको कि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें टाई पहनना मैंडेटरी है या फिर ब्लेज़र पहनना मैंडेटरी है बॉयज़ के केस में। तो देखिए,
मेरा ये मानना है कि टाई या ब्लेज़र में अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तभी पहन के जाइए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम आपने टाई और ब्लेज़र पहन लिया है और वहाँ चेयर पे बैठ रहे हैं, तो बैठते वक़्त बटन आप खोलना भूल गए और वो कहीं से मुड़ा हुआ है या आपके हाथ-पैर फैलाने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कपड़ों को मत पहनिए, चाहे वो ब्लेज़र ही हो या चाहे वो टाई हो, इधर-उधर वो सरक रहा हो। तो उससे अच्छा है कि आप केवल और केवल फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट पहनिए और साथ ही साथ में शूज़ और सॉक्स को पहनिए। शूज़ को ध्यान रखिए कि उस दिन का पॉलिश होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो आपके कहीं न कहीं पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये मैंडेटरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्लेज़र पहन के जाएँ या टाई पहन के जाएँ। बिल्कुल ब्लेज़र और टाई पहन के जाइए तब, जब आप उसमें कंफर्टेबल हो। कई बार क्या होता है कि हम ब्लेज़र तो पहन के चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पहनते हैं और उसको पहन के जब बैठते हैं, तो वो ब्लेज़र हमारा मुड़ने लगता है या फिर हाथ उठा के हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, इन दैट केस भी वो कंधे पर से मुड़ रहा है या हमें परेशान कर रहा है। तो अगर ऐसा अनकंफर्टेबल आपको लगता हो कि वहाँ पे फ़ील होगा, तो आप ब्लेज़र पहन के मत जाइए मत जाइए। लेकिन अगर आप यूज़्ड टू हैं, कई बार पहन चुके हैं, कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप ब्लेज़र पहन के जाइए। मेरे केस में मैं कभी भी इंटरव्यू में अभी तक ब्लेज़र पहन के नहीं गया हूँ। मैं हमेशा शर्ट, फॉर्मल पैंट, 1-2 बार कभी टाई पहन लेता हूँ, कभी टाई भी नहीं पहनता और साथ ही साथ में जो शूज़ आप पहनिए फॉर्मल शूज़, वो साफ़ और चिकना यानी पॉलिश्ड होना चाहिए। गर्ल्स के केस में कुछ गर्ल्स का मानना ये होता है कि क्या साड़ी पहन के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, साड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन आपके केस में भी वही इश्यू है कि अगर फर्स्ट टाइम आप साड़ी पहनिएगा, देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये ऐसा ना हो कि आप पैर में आपके फँस रहा हो और आप यहाँ से वहाँ कहीं जाना है या ब्लैक बोर्ड पे ही प्रेज़ेंट करना है, तो चलने में अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा हो, जिससे कि इंटरव्यू में आप परेशान हो जाएँ। तो किसी भी प्रकार से अगर डिस्ट्रैक्शन आपका क्रिएट हो रहा है ड्रेस के कारण, तो ऐसे ड्रेस को अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि कोई भी उस दिन आपके शरीर पे कोई भी कपड़ा एकदम नया नहीं होना चाहिए, वो पहले से ट्राई किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो नया कोई चीज़ पहन के गए और वो शरीर में कहीं बॉडी के पार्ट में इचिंग कर रहा हो और आप उसके कारण से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये रही ड्रेसिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं कहूँगा सिंपली कि जो भी सिंपल पहन के जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लेज़र और टाई ही पहन के जाइए, लेकिन हाँ, अगर ब्लेज़र टाई में आप कंफर्टेबल हैं, तो ब्लेज़र टाई भी पहन लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंट्री की। कि कैसे आप एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेते वक़्त ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपकी बारी आएगी, आपको अटेंडेंट जो है आपको दरवाज़ा खोल के अंदर भेजेगा, तो दरवाजे के पास खड़े होके आप मे आई कम इन सर ज़रूर पूछेंगे या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाज़त लेके ही अंदर जाना है, इजाज़त लेके अंदर जाइए और अंदर जाते ही ये ध्यान रखिए कि जितने भी पैनल में मेंबर्स हैं, नॉर्मली यहाँ पे यूपी पीएससी में 3 लोग हो रहे हैं। 3 मेंबर्स का पैनल है। तीनों लोगों को सबसे पहले चेयरपर्सन को आप विश करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों मेंबर्स को भी आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग विश ज़रूर करेंगे और विश करने के बाद और वो बोलेंगे बैठने के लिए, आप अपनी पर्ची थमा दीजिएगा, अपना स्लिप थमाइएगा, कन्फर्म करके कैंडिडेट नंबर, वो आपको जब बैठने के लिए बोलेंगे, तभी आप बैठेंगे और बैठने से पहले उनको थैंक यू भी ज़रूर बोलेंगे या धन्यवाद, जो भी आप हिंदी या इंग्लिश जैसे भी बोलना चाहते हैं। ये प्रोसेस मे आई कम इन सर यानी अनुमति लेके अंदर जाना है। अंदर जाते ही सबसे पहले चेयरपर्सन को, उसके बाद दोनों मेंबर्स को ही आपको विश करना है सेपरेटली। फिर जैसे ही आपको बैठने को कहा जाए, तो आपको थैंक यू बोल के बैठना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस और वॉइस लेवल की। देखिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हम लोग या कोई भी जो भी कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू हॉल में जा रहा है, इंटरव्यूअर के सामने जा रहा है, वो ये ध्यान रखिए कि उसने टेक्निकल रिटेन क्वालीफाई किया है, रिटेन एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। इसका मतलब है कि उसके पास एक काफ़ी अच्छे लेवल की जानकारी है, ये आपको तो पता होना ही चाहिए, इंटरव्यूअर को पता होता है। मतलब इंटरव्यूअर को तो पता होता ही है, ये आपको भी पता होना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं ना हो। और ये मान के मत चलिए कि वहाँ पे जो है वो आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं, वो आपसे बहुत ही आराम से और अच्छे से बर्ताव करके क्वेश्चन पूछते हैं और वो चाहते हैं कि आपको मौका भी मिलता है, इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाने पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। वॉइस लेवल को भी एक मीडियम पिच पे रखना है, जिससे लगे कि आप आराम से बातचीत कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने साउंड को बहुत ही धीमा कर लेते हैं। उनका वॉइस लेवल इतना धीरे हो जाता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंस मतलब ये दिखाता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है और ये पूरा लो कॉन्फिडेंस के कारण उनकी वॉइस बहुत ही धीरे हो जाती है। तो इस चीज़ से ज़रूर बचिएगा और बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि आप चिल्लाने लगे वहाँ पे, तो इस चीज़ से भी ज़रूर बचिएगा। बल्कि 2-3 बार आप कमरे में बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको अपनी वॉइस लेवल क्या रखनी है वहाँ इंटरव्यू के दौरान। और शुरुआती दौर में कम से कम 1 मिनट के अंदर, शुरुआत में अगर आप थोड़े हड़बड़ाते भी हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ भी होता है आपका, तो 30 सेकंड टू 40 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करिए। ज़्यादा परेशान मत होइए, ध्यान से सुनिए वो क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर देना शुरू करिए। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें है कि हाउ टू से सॉरी। देखिए होता क्या है, कई बार इंटरव्यू के दौरान ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएँगे जो आपको जिनका आंसर आपको नहीं आता है। और आंसर नहीं आता है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है कि ओह माय गॉड! लगता है मेरा इंटरव्यू खराब हो रहा है। लेकिन आप समझिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसका मतलब लेवल क्या है? टफ है, मीडियम है या फिर ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। ईज़ी लेवल का क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली आप बता पाएँगे उसका आंसर, मीडियम में भी कुछ बता पाएँगे। टफ लेवल के क्वेश्चंस में ही ऐसा होता है कि सर हमें नहीं पता है या फिर ऐसे टॉपिक्स वो छू रहे हैं जो कि हमारा वीक है, तो हमें सॉरी बोलना है बड़ा ही पोलाइटली वे में कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट। ये मत कहिए कि हम सुने ही नहीं, हम जाने ही नहीं, आप ये बताइए कि हम जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा है सर कभी, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, सो सॉरी सर। सॉरी सर बोलना है ताकि वो आपके कमज़ोर पार्ट में घुसते ना जाएँ। और जब भी सॉरी बोलिए, हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ऐसा होता है कि 3 बार लगातार ऐसे 3 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिनमें लगातार आपको सॉरी बोलना है। और अगर सॉरी बोलते हैं, बड़ा ही पोलाइटली सॉरी बोलिए। तो सॉरी जब भी बोलिए तो ध्यान रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। इट्स ओके कि आपको नहीं आया, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आ जाएगा। सॉरी बड़े ही पोलाइट वे में सॉरी बोल दीजिए और साथ ही साथ में उनको बताइए कि सर ये टॉपिक अभी मेरा ध्यान में नहीं है, और उनको अपने पॉजिटिव या अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरफ खींचने की कोशिश करिए एग्जामिनर को हमेशा। और सॉरी बोल के आप हड़बड़ाइए नहीं, ना ही अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करिए। हाँ, चुप नहीं रहना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो 1-2 बार कोशिश करिए, या फिर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये अंदाज़ा ज़बरदस्ती अंदाज़ा मत लगाइए। उनसे अनुमति ले लीजिए कि सर अभी कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे समझ से अगर आप कहिए तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मेरे समझ से ये होगा। ताकि अगर आप गलत भी बता दें तो ये क्लियर रहे इंटरव्यूअर को कि आपने अंदाज़ा लगाया है, इसलिए गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये श्योर रखिए, सॉरी बोलिए या फिर अंदाज़ा भी लगाना है तो इंटरव्यूअर से बोलिए कि हम सर अंदाज़ा कहिए तो लगाएँ, या मेरे अंदाज़ से ऐसा होगा बट आई एम नॉट श्योर। तो ये कह के ही क्वेश्चन को टालना है आप। अब देखिए, लेक्चरर की पोस्ट के लिए जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको भेजा ही जाएगा। और जब आपको भेजा जाएगा तो क्या स्ट्रेटजी हो, क्या कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, फॉन्ट साइज, कि जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो आप डिस्टेंस का ध्यान रखिए कि आप जिन ऑडियंस आपकी जो और सबसे आखिरी वाली ऑडियंस है वो आपसे कितनी दूर है। तो जो आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी साइज लिखेंगे ए बी सी डी, तो उस वो फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए कि जो लास्ट ऑडियंस है दैट कैन या ही कैन कंफर्टेबली वॉच वट एवर यू आर राइटिंग देयर, वो इजिली उसको देख पाए जो भी आप लिख रहे हैं। और दूसरा, यूज ऑफ स्पेस। यूज ऑफ स्पेस के बारे में मैं बताऊं कि सपोज करिए आपका ब्लैक बोर्ड ऐसा है, तो कई लोग क्या करते हैं जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ से ही लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ से कुछ लिखना शुरू कर देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट बना के यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है ब्लैक बोर्ड पे खुद को प्रेजेंट करने का। देखिए, हमेशा ब्लैक बोर्ड में क्या करिए आप कि ब्लैक बोर्ड के एक हिस्से से शुरू करिए। अगर वो आपको बोल देते हैं तो इधर से शुरू करिए, और ये हिस्सा खाली हो जाने पे फिर आप नेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद पूरा भर गया है तो फिर से आप किसी कॉर्नर से जो पहले लिखे उसको यहाँ से मिटाइए, और उसके बाद फिर वहाँ पे लिखना शुरू करिए। ये नहीं कि कहीं पे भी लिखना शुरू कर दिए। और वॉइस लेवल यहाँ पे भी जब ब्लैक बोर्ड पे आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप इतना तेज बोलेंगे कि जो आखिरी बंदा बैठा है उसको सुनाई देना चाहिए। यानी पैनल में जो मेंबर्स बैठे हैं, जो सबसे दूर पैनल बैठे हैं, उनको भी कंफर्टेबली आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। और ब्लैक बोर्ड पे कई बार होता है कि जब आपसे टॉपिक पढ़वाया जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर भी पूछे जाते हैं। तो उस टाइम जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे
तो उसी टाइम आप क्या करेंगे, अगर आपको टाइम मिलता है तो मेन पॉइंट आंसर के टाइम पे मेन पॉइंट आप ब्लैक बोर्ड के किसी हिस्से पे लिखते भी जाएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। और वैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आप पीएन डायोड पढ़ा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं सिलिकॉन में कितना वोल्टेज, सिलिकॉन डायोड में कितना फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो आप 0.7 वोल्ट बोल के बस चुप मत हो जाइए। आप लिखिए कि सिलिकॉन के केस में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है VD दैट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ऐसा करके बोर्ड पे लिख भी दीजिए। और जर्मेनियम के लिए भी लिख दीजिए कि जर्मेनियम के केस में आप बताना चाहें तो 0.3 वोल्ट, ऐसा करके ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख देना है। तो क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के पास हैं तो लिख लिख के ही आप बताइए, हाईलाइट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर लिखने हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में इनको फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अब तक आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आइए आगे के नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रिंग इंटरव्यूअर टू योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ध्यान रखिए, एक्चुअली हो है क्या, इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरव्यू में तो अथाह क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे, एक समुद्र है, वहां से कुछ भी क्वेश्चंस वो उठा सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इंटरव्यूअर को अपने स्ट्रांग रीजन में रखें। सपोज हम जो भी कुछ पढ़ के गए हैं उसी के आसपास इंटरव्यूअर को घुमाने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है कि जब भी आप पहला कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उनमें ऐसे टर्म्स का यूज करिए जिनको आप, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आप आगे चाह रहे हैं। कभी भी गलती से भी ऐसे टर्म को यूज मत करिए जो आपका वीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे आप उससे कोई पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन आपको आता है कि नहीं, और आप सपोज आपको कम्युनिकेशन आता है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया और आप कम्युनिकेशन में वीक है, तो आप उनको बताइए। देखिए, वीक सेक्टर, वीक रीजन में अगर ज़्यादा देर घूमते रहेंगे तो इंटरव्यूअर क्या है, एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है और आप अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो आप उनको आंसर दीजिए और साथ ही साथ में बताइए कि सर वो पूछे चाहे मत पूछे, आप बताइए कि सर कम्युनिकेशन हमारा वीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में ये पार्ट हमको आता है, जो एक दो टॉपिक आपको आते हैं। अगर कम्युनिकेशन में कोई भी टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट बताइए कि कम्युनिकेशन में सर आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे ये लग रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं उतने श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। मेरे जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उनको बार बार बताइए। अगर आपको लगने लगे कि मैं फंस रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, इस एरिया में घुसते जाएंगे तो वो परेशान कर देंगे। जैसे मेरे एक दोस्त से, जैसे उसने बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी है, तो उससे लगे सिंथेसिस के बारे में पूछे, नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में, फोस्टर फॉर्म वन, फोस्टर फॉर्म टू, जो कि हम लोग कभी भी नहीं पढ़ते, उन सब के बारे में पूछने लगे और वो उसी में घूमते रहा और फिर उसका इंटरव्यू पूरा खराब हो गया। तो वहाँ पे क्या होना है कि अगर ऐसे केस में आप फंसने लगते हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तो एक या दो क्वेश्चन के बाद ही आप हाथ खड़े करिए, बोलिए कि सर ये एरिया मेरा इंटरव्यू से पहले अभी तैयार नहीं है, आज मैं इसके आंसर्स नहीं दे पाऊंगा, मेरे स्ट्रांग जोन ये है, उनको बताइए, ताकि वो आपके स्ट्रांग जोन की तरफ आए, न कि वो आपके वीक सेक्शन की तरफ ही घूमते रहें और आपका इंटरव्यू खराब हो जाए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि कला होती है एक इंटरव्यूई के अंदर, कि वो इंटरव्यूअर को कैसे अपने स्ट्रांग जोन में ही रखे। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इंटरव्यू के दौरान, यूपीपीएससी में चूंकि इंटरव्यू के दौरान हम सभी लोग जानते हैं कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना होता। तो जब हम अपना ऐसे इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करें जिसमें खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन यूपीपीएससी में ये मौका हमें नहीं मिलता, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो इन दैट केस जब भी आपको मौका मिले, आप अपने मेन पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए, जैसे कोई वर्क एक्सपीरियंस आप बताना चाहते हैं, तो उस वर्क एक्सपीरियंस को बीच बीच में आप किसी न किसी बहाने से कुछ तरीके खोज के रखिए और बताइए। जैसे मैं अपने इंटरव्यू का एक बात जरूर बताऊंगा आपको, कि जब मैं टेक्यूब में चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं इस बात को बार बार इंटरव्यू पैनल के सामने रखना चाह रहा था। और जब वो मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे तो भी डायरेक्टली मैं ये ना बोल के कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क थ्योरी या कुछ और है, ये ना बोल के मैंने उनको बताया कि मैं टेक्यूब में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इतने दिन काम करता रहा हूँ और उस दौरान मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जो मेरे फेवरेट है। अब आप देखिए कि डायरेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट ना बता के मैंने उनको डायरेक्टली ये भी बताया कि मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है।
तो इस प्रकार से अगर आपके पॉजिटिव कुछ आपके अंदर हैं जो आप चाहते हैं कि इंटरव्यू पैनल को हमें बताना है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आ रहे हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है कि आप बताएँ, तो आप मौके खोजिए और 1-2 प्लानिंग करके रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो ऑब्वियस से क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर इंटरव्यूअर पूछ दे तो कैसे आप अपनी पॉजिटिव चीज़ बताते हुए अ, उस क्वेश्चन का तो आंसर देंगे ही देंगे और एडिशनली आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को भी बता देंगे जिस पे बेस्ड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगर इससे पूछे तो मेरे लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं फेवरेट सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ नॉन टेक। फेवरेट सब्जेक्ट्स में देखिए दोस्तों कई बार मैं कई सारे मेरे दोस्तों से भी मेरी बातचीत होती है और कई सारे मैं यूट्यूब पे भी वीडियो देखता हूँ जिसमें लोग बताते हैं कि कम से कम 5 फेवरेट सब्जेक्ट तैयार करो। गलत बात है ये। मेरा मानना है कि कभी भी 2 या मैक्सिमम 3 फेवरेट सब्जेक्ट से ज़्यादा नाम मत दीजिए। जो आपके बहुत अच्छे फेवरेट सब्जेक्ट हैं उन्हीं का नाम लीजिए और 2 या 3 5 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 12 सब्जेक्ट ही टोटल हम लोग पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट का नाम ही ले लीजिएगा तो फिर बचा क्या? तो फेवरेट सब्जेक्ट जब भी कोई पूछे तो 2 या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नाम नहीं लेना है। उसके बाद भी अगर वो पूछता है कि नहीं कुछ और भी बताइए, तब फिर आप बताइए कि सर बाकी सब्जेक्ट तो लगभग सभी आते हैं, और भी सब्जेक्ट कहेंगे तो फिर आप चौथे, 5वें, छठे को बताइए। लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट इकट्ठा कभी भी नहीं बताना है। फेवरेट सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही आपको बताने हैं। और ध्यान रखने हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट से भी जो टफ टफ टॉपिक होते हैं अपने लेवल के बीटेक लेवल के, उन्हें आपको तैयार करके जाना है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप बताते हैं तो लॉजिक फैमिलीज को जरूर तैयार करके जाइए, जो कि लोगों का थोड़ा सा लोगों को परेशान करता है। वैसे ही हर सब्जेक्ट में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है, क्योंकि आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया है, तो उसके जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उनको पढ़ के जाइए। फिर भी उसमें से क्वेश्चंस अगर कुछ में नहीं आते हैं और आप समझ रहे हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट मैंने बताया इसलिए टफ लेवल के सर पूछ रहे हैं, तो अगर आप 1-2 एक आंसर दे दिए उसके अंदर के क्वेश्चन को नहीं दे पा रहे हैं तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए फेवरेट सब्जेक्ट जब आप बताते हैं तो इंटरव्यूअर को ये एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि अब उसके टर्म्स जब वो बोलेंगे तो आप उनको पहचानेंगे, उनके बारे में कुछ तो बताएंगे। डायरेक्टली आप सॉरी नहीं बोल सकते कि आप सुने ही नहीं है, जाने ही नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिनको भी फेवरेट सब्जेक्ट बताइए उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स, वैसे नॉर्मली 2 ही सब्जेक्ट्स को फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, लेकिन मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट भी आप फेवरेट बता सकते हैं। 5-5 फेवरेट सब्जेक्ट बताएँगे तो आप फँस जाएँगे खुद ही। और उसके बाद ईमानदारी से कभी स्पेकुलेशन मत करिए कि सर अंदाज़ा लगाएँगे कि सर मेरे समझ से ये गलत आंसर को कॉन्फिडेंस से मत बोलिए। क्योंकि होगा क्या, अगर आप गलत आंसर बोल दिए और एग्ज़ामिनर समझ गया कि इसने यहाँ पे गलत आंसर दिया है, तो वो क्या करेगा, उसी गलत आंसर पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और फिर चूँकि यहाँ पे आपने गलत दिया है तो यहाँ पे भी आप उसी पे बेस्ड कुछ गलत देंगे। फिर वो और गलत पूछेगा और आप गलत देंगे। तो गलत एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वैसे ही एक गलती को बचाने के लिए आप गलत में घुस जाते हैं या फिर 1-2 गलत के बाद आप सॉरी बोल के निकलते हैं। तो ये बुरा इंप्रेशन डालता है क्योंकि आपने कई सारे गलत आंसर्स दे रखे होते हैं। तो इसलिए पहले ही बोल दीजिए सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा था पहले लेकिन अभी वर्तमान में याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे समझ से कहिए आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप शायद नियर अबाउट पहुँचने वाले हैं तो अंदाज़ा लगाने की अनुमति लेके ही अंदाज़ा लगाइए। और रही बात नॉन टेक की प्रिपरेशन की, तो नॉन टेक देखिए समुद्र समुद्र है। इसके लिए आप कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं रख सकते, जो हमें ऑलरेडी आती है वो आती है। नहीं आती तो आप जो भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है, या जिन लोकेशन से आपके बीटेक एमटेक हुए हैं, जिन लोकेशन में आप हाल फिलहाल में रहने वाले हैं, जिनका जिक्र इंटरव्यू में हो सकता है, उनके बारे में जो नॉर्मल जानकारियाँ होती हैं वो प्राप्त कर लीजिए। इतना ही सफिशिएंट है। बाकी नॉन टेक में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका इंटरव्यू खराब हो गया। इंटरव्यू आपका, उसमें आपके नॉन टेक के क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए होते हैं, और उसके अगर आंसर भी आप दे दे रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाता है। लेकिन टेक्निकल वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर देने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये बात भी रखिए, जिन क्वेश्चंस का आंसर एकदम फिक्स्ड नहीं होता है, जिसमें बातें हमारी राय कुछ हो सकती है, आपकी राय कुछ हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर देने हैं, वहाँ पे चुप नहीं रहना है। जब भी आपको लगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है, इसमें मेरी राय पूछी जा रही है, तो आप कोई एक बीच का रास्ता निकाल के राय दे दीजिए जिसका फिक्स आंसर नहीं हो। अगर फिक्स आंसर नहीं है तो मैं आप कुछ पोलाइटली कोई बात बता दीजिए कि मेरे समझ से सर ये। वो ऐसे वाले क्वेश्चनों में जिनका फिक्स आंसर नहीं होता उसमें चुप नहीं रहा जाता, उसमें कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट ही बताइए, लेकिन आपको बताना चाहिए, उसमें चुपचाप नहीं बैठना है। हाँ,
दोस्तों ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं देख रहा हूँ 25 मिनट का वीडियो हो गया। फिर भी एक आखिरी पॉइंट बच गया है, जिसमें हाउ टू एग्जिट वंस इंटरव्यू इज़ ओवर। कई बार आप देखते होंगे दोस्तों कि इंटरव्यूअर बोलते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा, अब आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। इस केस में दोस्तों ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि इंटरव्यू से निकलने से पहले कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हमें ज़रूर करनी है। जैसे वो निकलने के लिए कहें, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन करिए। बिल्कुल कि थैंक यू वेरी मच मैम या थैंक यू वेरी मच सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसा कह के आप, अगर वो बोलते हैं कि कह दीजिए तो आप कह भी दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, जब चूँकि इंटरव्यू ओवर हो चुका है तो आप मैक्सिमम 1 मिनट और ले सकते हैं। और उसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि सर ऐसी-ऐसी बात है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सही नहीं किए हैं, उसको कवर अप करने के लिए आप कुछ कह सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू के सारे एक्सपीरियंस को एक वीडियो में बना के चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू में आखिरी टाइम पे जब मुझे कहा गया कि आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, अब आप जा सकते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि थैंक यू वेरी मच मैम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टीचर के पास ये आज़ादी होती है कि वो लेक्चर डिलीवर करने से पहले लेक्चर को प्रिपेयर करता है, और एक बार जब वो खुद टॉपिक को प्रिपेयर कर लेगा तो लेक्चर को थोड़ा वीक टॉपिक होने पे भी वो उसे अच्छे से डिलीवर कर सकता है। इससे मैं ये बताना चाहता था कि 1-2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताए सर, लेकिन जब मुझे पढ़ाना होगा तो जब वो टॉपिक पढ़ाने जाऊँगा, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करके जाऊँगा पर्टिकुलरली उसी दिन, तो मैं उसे अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। ये मैं इनडायरेक्टली बताना चाहता था। तो ये बात मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दिया हुआ, उसे देखिए। और निकलते वक़्त ध्यान रखिए कि उसके बाद जब चेयर से खड़े हुए होइए तो डायरेक्ट निकल मत जाइए। जैसे घुसते वक़्त हम विश करते हैं सभी पैनल मेंबर्स को, वैसे ही निकलते वक़्त भी आपको बोलना है थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। मतलब तीनों सर लोगों को, जो भी तीनों मेंबर हैं उनको थैंक यू बोलना है और उनको बताना है कि आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद ही आप निकलिए, और निकलिए तो थोड़ा विनम्रतापूर्वक उनको नमस्ते जैसा या फिर विश जैसा आप कर लीजिए कि थैंक यू ही कहिए, लेकिन थोड़ा-सा विनम्र भाव से उनको थैंक यू बोलिए, और फिर उसके बाद ही आप कक्ष से बाहर निकलिए। तो इंटरव्यू निकलते तक आपकी बॉडी लैंग्वेज को लोग देखते हैं। कभी भी कंधे वगैरह झुका के मत निकलिए। अगर आपको इवन लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हो गया, तो भी पूरी तरीके से हताश होके मत निकलिए, और आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, और ये भी ज़रूर बताइए कि उन लोगों से बात करके आपको अच्छा लगा। तो इस प्रकार से मेरे समझ से ये में इंटरव्यू स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। फिर भी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ख़ास तौर से अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। जो-जो बातें आपको लगती हैं कि नहीं आपके फ़ायदेमंद होंगी, उन्हें ज़रूर आप प्रैक्टिकली अपने इंटरव्यू के दौरान लाइएगा। उससे पहले 2-3 बार आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ऑल द बेस्ट। फिर से मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय।